नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जब इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रवा साल मार्च में बांग्लादेश के कौमी दिन के मौके पर ढाका का दौरा किया तो हम मनसब हसीना वाजिद के हमरा दोनों मुल्कों ने इस फैसले पर इत्तेफाक किया कि वो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस यानी दोस्ती का दिन मनाएंगे। इस तारीख की अहमियत जानने के लिए 50 बरस पीछे जाना होगा, जब 6 दिसंबर 1971 को इंडिया ने बांग्लादेश को उस वक्त बहसीयत एक खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम कर लिया था जब वो पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा था। इसके सिर्फ 10 दिन बाद मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान कासिम ने इंडियन फौज के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरपड़ा के साथ हथियार डालने की दस्तावेज पर दस्तखत करके शिकस्त तस्लीम कर ली और बांग्लादेश बाज़ाब्ता तौर पर एक नई रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर सामने आया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जनूबी एशियाई ममालिक में बांग्लादेश के सबसे करीबी ताल्लुकात इंडिया से हैं। सिर्फ तजारती सतह पर बात की जाए तो दोनों मुल्कों के मबैन 10 अरब डॉलर की तजारती शराकत दारी है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली निसाबी कुतुब के मुताला से इस रियासती बयानिए का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान इतने करीबी ताल्लुकात और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात का अहाता करता है। मिसाल के तौर पर वफाकी बोर्ड के ज़ेर इशात मुताला पाकिस्तान की 9वीं और 10वीं जमात की कुतुब देखें तो इसमें बताया गया है कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को जुदा करने में इंडिया का किरदार था। इन कुतुब के असबाब में लिखा गया है कि इंडियन क़यादत को पाकिस्तान का क़याम एक आंख नहीं भाया और उन्होंने बरसगीर की तकसीम के फौरन बाद से पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी थी। आगे चलकर इन्हीं असबाब में बताया गया है कि मशरकी पाकिस्तान में बड़ी तादाद में हिंदू रहायश पजीर थे, जिनकी हमदर्दियां इंडिया के साथ थीं और वक्त के साथ साथ वहां अलहदगी पसंद अनासर को पिनपने की जगह मिली और नतीजतन मशरकी पाकिस्तान की अवाम इन अनासर के बयानिए का शिकार हो गई। मुहक्कक और मुसन्फ़ा अनम ज़करिया इस हवाले से अपनी किताब 1971 ए पीपल्स हिस्ट्री फ्रॉम बांग्लादेश पाकिस्तान एंड इंडिया में लिखती हैं कि इन नसाबी कुतुब में बयानिया तमाम बंगाली हिंदुओं को इंडिया का हामी और बतौर गद्दार पेश करता है। इसलिए ये कतई हैरानी की बात नहीं है कि पाकिस्तान में अमूमी तासर यही है कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के टूट जाने की वजह इंडिया था। BBC ने मुख्तलिफ तहकीकी कुतुब के हवालाजात और महक्कीन से गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश की कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से अपने क़याम के महज 24 बरस बाद पाकिस्तान दौलखत हो गया। क्या ऐसा होना नागज़ीर था? और क्या इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की सर्दमोहरी मुस्तकबिल में गर्मजोशी में तब्दील हो सकेगी? अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो वो दो बड़े खितों पर मुश्तमिल था। मशरकी पाकिस्तान, जहाँ मुल्क की 56% आबादी रहायश पजीर थी जो कि बंगला जुबान बोलने वाले थे, जबकि मगरबी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो और दीगर मुकामी जुबानें बोलने वाले बसते थे। इसके साथ साथ इंडिया से हिजरत करने वाले मुसलमान थे जो उर्दू बोलने वाले थे और आबादी में इनका तनासब 3% था। बांग्लादेश की तारीख पर तहकीक करने वाले वलिंदेजी प्रोफेसर विलियम वान शैंडल अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं कि पाकिस्तान के क़याम के फौरन बाद शमाली इंडिया से ताल्लुक़ रखने वालों की बालादस्ती उभर कर सामने आई। वो लिखते हैं कि जहां एक जानिब बांग्लादेशी मुसलमानों को तवक्को थी कि वो अक्सरियती आबादी होने के नाते इस नए मुल्क में अपना अहम किरदार अदा करेंगे, वहीं शमाली इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान रहनुमाओं ने मुल्क की बागडोर अपने हाथों में ले ली, क्योंकि वो जनूबी एशिया में मुसलमानों की तहरीक के रखवाले समझते थे और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्हीं के नजरिए के तहत होगा। विलियम शैंडल इस पर मजीद रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि मगरबी पाकिस्तान में बसने वाले शमाली इंडियन मुसलमान दो ग्रोहों पर मबनी थे और मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। इनमें एक वो जो हिजरत करके आने वाले मुहाजिर थे
जो उर्दू ज़ुबान बोलते थे और हिजरत के बाद अक़लियत में होने के बावजूद इन्हें तवक्को थी कि इनके रस्म व रवाज मुकामी सकाफ़त पर गालिब रहेंगे। और दूसरा गिरोह पंजाब में रहने वाले मुसलमानों का था, जो सिविलियन अदारों, फ़ौज और ज़रई ज़मीनों के मालिक थे और मुल्क में वाज़ेह अक्सरियत बनकर सामने आए। विलियम शैंडल ज़ुबान के हवाले से अपनी किताब में लिखते हैं कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान इब्तदाई तनाज़ा इसी बुनियाद पर हुआ। मगरबी पाकिस्तान में रहने वालों की अक्सरियत को बंगला ज़ुबान के बारे में इल्म नहीं था और इनके नज़दीक इस ज़ुबान पर हिंदुओं का असर था। शायद यही वजह थी कि जब फरवरी 1948 में एक बंगाली रुकन असम्बली ने करारदाद पेश की कि उर्दू के साथ साथ बंगला ज़ुबान को भी असम्बली में इस्तेमाल किया जाए, तो मुल्क के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों के मुतालबे पर कायम हुआ है और इन तमाम मुसलमानों की ज़ुबान उर्दू है। ये अहम है कि इस कौम की एक ज़ुबान हो और वह ज़ुबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू हो सकती है। अगले ही माह जब मार्च 1948 में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका का दौरा किया, तो उन्होंने भी अपने खिताब में बड़े दो टोक अंदाज में कहा, ये मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की रियासती ज़ुबान सिर्फ उर्दू होगी और अगर कोई आपको इससे गुमराह करे तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो जहाँ तक रियासती ज़ुबान का ताल्लुक है, वो सिर्फ उर्दू है। जनूबी एशिया की तारीख के एक और माहिर और मुसन्नफ नैल्श बोस अपनी किताब रिकास्टिंग द रीजन में इस बारे में लिखते हैं कि चंद बंगाली दानश्वर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जनवरी 1948 से बंगला ज़ुबान की हैसियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि निजी तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान में बंगला ज़ुबान इस्तेमाल होती रहे, लेकिन सरकारी तौर पर उर्दू ही मरकजी ज़ुबान रहेगी। इस हवाले से जब BBC ने अमेरिका की जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर एहसन बट से सवाल किया, तो इनका कहना था कि पाकिस्तान के बानियों की अपनी ज़ुबान उर्दू थी और शायद वो उर्दू को इस्लाम से जोड़ रहे थे। अलैदगी पसंदों की तहरीक पर किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर एहसन बट ने सवाल उठाया कि इंडिया समेत दुनिया की बेशतर ममालिक की कौमी ज़ुबान कोई नहीं है और ये सोचना ज़रूरी है कि हमें कौमी ज़ुबान की ज़रूरत क्यों पेश आई। अनम ज़करिया से जब BBC ने इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने इसका तफसीली जवाब देते हुए कहा कि इनके नज़दीक बांग्लादेश बनने में मरकज़ी किरदार ज़ुबान की तहरीक का था। ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आप किसी की ज़ुबान को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इससे बढ़कर है। ज़ुबान को दबाने का मतलब है कि आप इनकी सकाफ़त को दबा रहे हैं और पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ऐसा ही हुआ, जब हमने देखा कि 1952 में ज़ुबान पर होने वाली तहरीक में तुलबा की हलाकत हुई। जहां एक जानिब ज़ुबान का मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहीं कई मुहक्किकीन मुआशी, समाजी और सकाफती तौर पर मशरक़ी पाकिस्तानियों के खिलाफ बरते गए रवैये और इनकी हक तलफी की निशानदही करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान टूटने में इन अवामिल का भी बड़ा हाथ है। लाहौर में मुकीम मुहक्किक और मुसन्निफ डॉक्टर तारिक रहमान से जब BBC ने इस बाबत सवाल किया, तो इनका कहना था कि बुनियादी मसला मशरक़ी पाकिस्तान के साथ हक तलफी का था। चाहे इनके साथ सकाफती इम्तियाज रखा गया या वो ताकत के बंटवारे में इम्तियाज हो या वो ज़ुबान और माशी इम्तियाज हो, ये वाज़ह है कि इन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। प्रोफेसर एहसन बट भी इस नुक्ते की तायद करते हुए कहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ अदम मसावात और हर तरह का इम्तियाजी सलूक रहने से इनकी आबादी में गम गुस्सा था, जिसका नतीजा 1971 की सूरत में निकला। दूसरी जानब अनम ज़करिया कहती है कि दीगर अवामिल जैसे मुआशी इस्तेहसाल हो या आमरीत, इनकी अपनी तहकीक में जो बात बार बार सामने आई वो मगरबी पाकिस्तान की जानिब से सकाफती तसल्लुत का मुजाहरा थी। इनका कहना है कि मशरक़ी पाकिस्तानियों के खिलाफ नस्ली नौयत के अलकाबात इस्तेमाल किए गए, इन्हें कमज़ोर और कम दर्जे के तौर पर देखा गया और इनके खिलाफ नस्ल परस्त रवैया और बयानिया बनाया गया और कहा गया कि इनकी सकाफत हिंदू है और इसे पाक करना है।
डॉक्टर तारक रहमान ने भी इस हवाले से कहा कि बांग्लादेशी शहरियों को तौहीन अमेज अंदाज में पुकारा जाता था। मेरे नज़दीक अगर आप किसी के साथ इंसाफ से पेश न आएं और इन्हें बराबर का शहरी समझने के बजाय निचले दर्जे का शहरी समझे तो मेरी नज़र में ये मुल्क टूटने की बुनियादी वजह है। अलबत्ता जब ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मेघना गुहाटा करता से बीबीसी ने इसी बारे में सवाल किया तो इनका कहना था कि ज़ुबान और सकाफत में तफरीक और मुआशी इम्तियाज बांग्लादेश की आज़ादी की बड़ी वजह थी, लेकिन इनके नज़दीक सबसे अहम वजह मगरबी पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर मुल्की फैसला साजी पर तसल्लुत की पॉलिसी थी। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से मरकजी हुकूमत की मुकम्मल फैसला साजी और साथ साथ मशरकी हिस्से में होने वाली किसी भी मुज़ाहमत के खिलाफ जारहियत का इस्तेमाल करके इसे दबाने की कोशिश सबसे अहम वजूहात थी। अगर जमहूरी तर्ज अमल अपनाया जाता और वसाइल को मसवात से बांटा जाता तो मुआशी और सकाफती तफरीक को काबू में किया जा सकता था। चंद माह कबल वफात पा जाने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट और कालम नवीस सफ्दर महमूद अपनी किताब पाकिस्तान क्यों टूटा में लिखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सूबाहियत के रुझानात मुंजर आम पर आने लगे और नतीजतन ढाका में मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक दुश्मनी परवान चढ़ने लगी, जिसका फ़ायदा चंद बाएं बाजू के सियासतदानों ने उठाया। सफ्दर महमूद लिखते हैं कि अवामी लीग दर हकीकत महज एक सूबाई और इलाकाई मकासद का प्रेशर ग्रुप था। इसने कभी भी कौमी सियासी जमात का किरदार अदा करने की कोशिश नहीं की। वो फरवरी 1948 में असम्बली में बांग्ला जुबान के इस्तेमाल के लिए पेश की जाने वाली करारदाद के बारे में कहते हैं कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की जानिब से इस करारदाद को रद्द करने से तालिब इल्मों और दीगर तरीन याफ्ता तबकात को लगा कि मरकजी हुकूमत जिस पर अहले पंजाब का गलबा है उन्होंने बंगालियों से इनकी मादरी जुबान छीन ली है। हालांकि गवर्नर जनरल और वज़ीर आज़म दोनों में से कोई भी पंजाबी नहीं था। दूसरी जानिब बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का किरदार अदा करने वाले अफराफ याब मेहदी हाशमी अपनी किताब 1971 फैक्ट्स एंड फिक्शन में लिखते हैं कि अवामी तासर यह है कि मगरबी पाकिस्तानियों ने अपनी जुबान उर्दू मशरकी पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की, लेकिन ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। अफरासियाब मेहदी लिखते हैं कि उर्दू बरसगीर के मुसलमानों की नस्ल दर नस्ल चली आई जुबान है और वो मुल्क के दोनों हिस्सों में बोली और समझी जाती है। उन्होंने मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि उर्दू अरबी ज़ुबान से मुमासलत रखती है जो कि कुरान की ज़ुबान है और चनाचे एक मुसलमान मुल्क होने के नाते उर्दू ज़ुबान पाकिस्तानी शनाख्त के लिए बेहतर है। उन्होंने अपने खदशे का इजहार करते हुए लिखा कि अगर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना बंगला को कौमी जुबान देने के मुतालबे को तस्लीम कर लेते तो मुमकिन था कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में मजीद मसाइल का शिकार हो जाता और दीगर इलाके भी अपनी सूबाई जुबानों का दर्जा तब्दील करने का मुतालबा करते। मुतअद्दिद मुहक्किकीन और माहिरीन के नज़दीक मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का साथ रहना मुमकिन नहीं था और वो इस बारे में दोनों खितों के दरमियान 1000 मील से ज़्यादा फासले की जानिब से इशारा करते हैं, जिनके बीच में एक दुश्मन मुल्क मौजूद था। जबकि कई का कहना है कि दोनों इलाकों में सियासी, मुआशी और समाजी तफरीक इतनी ज़्यादा थी कि इनका ज़्यादा अरसे तक साथ रहना मुमकिन ना होता। डॉक्टर तारिक रहमान से जब ये सवाल किया गया तो इनका कहना था कि शुरू से ही सूबाई और वफाकी हसीयत होने की वजह से ताकत का महवर मगरबी पाकिस्तान था। वफाक पीटसन की फ़रोख्त से मिलने वाली रकम पर टैक्स लेता और इसे इस्तेमाल करते हुए मुल्क की दिफाई ज़रूरियात पर पूरा करता था। विलियम वान शैंडल भी अपनी किताब में इस बारे में रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि 1947 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान के कुल अखराजात का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा दिफा में खर्च हुआ। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान अपना 2/3 गैर मुल्की ज़र मुबादला पीटसन की फ़रोख्त से हासिल कर रहा था, लेकिन वो तकरीबन तमाम मगरबी पाकिस्तान में लग रहा था।
डॉक्टर तारक रहमान कहते हैं कि इसके अलावा तरक्याती मंसूबों की भी अक्सरियत मगरबी पाकिस्तान में थी और लोगों का रवैया भी मशरकी पाकिस्तानियों के खिलाफ तजहीक अमेज था। मशरकी पाकिस्तान की सियासी जमात अवामी लीग के रहनुमा शेख मुजीब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इन्हें 1970 के इंतखाबात में जीत के बाद हुकूमत मिल भी जाती तो भी मुल्क यकजा न रहता। शेख मुजीब ने बारहा इस बात का इशारा किया था कि वो दिफाई बजट में कमी लाएंगे ताकि मशरकी पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएं, लेकिन मुल्क का सबसे ताकतवर अदारा फौज ऐसा करने का मुतहम्मिल न होता कि अपने बजट में कमी लाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों हिस्से ज्यादा अरसे साथ रह पाते। अलबत्ता प्रोफेसर मैगना गुहाटा करता ने इसी सवाल के जवाब में कहा कि कई लोग दोनों खितों के दरमियान फासले को सामने रखते हुए कहते हैं कि जुदा होना नागजीर था, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये इसलिए नहीं हुआ कि दोनों दूर हैं, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात को तस्लीम नहीं कर सकती कि इनके मुल्क के दूसरे हिस्से में रहने वालों की सकाफती और मुआशी ख्वाहिशात क्या हैं, और वो भी एक ऐसा हिस्सा जो मुल्क की अक्सरियत आबादी पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब अनम जकरिया कहती हैं कि पाकिस्तान को ऐसा समझना ही नहीं चाहिए कि अलहदगी नागजीर थी। अगर हम ये सोच कर चलें कि ये होना नागजीर था तो हम इसकी वजूहात पर कभी गौर न कर सकें। बहुत सारे अवामिल और वाक़यात थे जो इन 24 वर्षों में हुए और हालात को इस नहज तक ले गए। ये याद रखें कि मशरकी बंगाल ही वो मुकाम था जहाँ मुस्लिम लीग कायम हुई थी और वहाँ पर पाकिस्तान के लिए बेइंतहा हमायत थी। मेरी नज़र में ये नागज़ीर नहीं था, बल्कि इसकी वजह वो पॉलिसियाँ थी जिन्हें जानबूझकर नाफिज किया गया, जिसकी मदद से मुल्क की आबादी के बड़े हिस्से को बाकायदा तौर पर दबाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहे थे। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए।